मोशन इन अ प्लेन। लास्ट चैप्टर में हमने मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में या फिर लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। अब हम मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ेंगे, मतलब मोशन एक प्लेन में कैसे हो सकता है। ये हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके पहले एक रिकॉल कर लेते हैं। हमने मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में तीन क्वांटिटीज को स्टडी किया था: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देख लेते हैं। अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो फिर मैं कई पाथ्स ले सकता हूं। मैं जो भी पाथ लेता हूं उसकी टोटल लेंथ जो होगी वो होगा मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पर अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं जो ए को बी से जोड़ती है तो उस लाइन की लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द फाइनल पोजिशन to the initial position, but distance is the length of the entire path traveled. अब displacement shortest distance है between initial point and final point। वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस नाउ कम टू स्टडीइंग मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशंस। सबसे पहली चीज जो हम इस चैप्टर में देखेंगे वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मास, किसी भी चीज़ का मास है आप केजीज में बताते हैं, ग्राम्स में बताते हैं। आप किसी चीज़ का टेम्परेचर होता है तो आप केल्विन में बताते हैं या फिर डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। और अगर कोई आपसे टाइम पूछे तो आप कोई एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा, दीज थ्री क्वांटिटीज आर जस्ट वैल्यूज या फिर ओनली मैग्नीट्यूड है, तो इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। CV2। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हमने अभी स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी थी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। और ये क्वांटिटीज ओबे करती हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर इक्विवेलेंटली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटीज जैसा कि हमने देखा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इनका फिक्स्ड रहता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल अभी हमने पिछले में ही देखा था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस पूरे मोशन के लिए एग्जैक्टली यही रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन एंड एंडिंग एट द फाइनल पोजिशन। सिमिलरली अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगाने पे अलग अलग रिजल्ट मिलता है। अगर आप एक टेबल को किसी साइड में धक्का देंगे तो वो उस साइड मूव कर जाएगी, अगर आप उस पर अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो वो ऊपर उठ जाएगी। तो हम देख सकते हैं अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसलिए फोर्स के साथ हमेशा एक डायरेक्शन एसोसिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये फुटबॉलर फुटबॉल को एक किक मार रहा है तो वो इस पे 125 न्यूटन फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये फोर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ ही बताया जाता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये गाड़ी आगे बढ़ रही है और जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है उसी में इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब सिंस डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर होता है, उसको भी हमेशा डायरेक्शन के साथ ही बताया जाता है। अब डायरेक्शंस की बात हो रही है तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। हम जानते हैं कि करंट वायर्स में बहता है और हम ये कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज वायर का डायरेक्शन सेम रख रहे हैं हम तो करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। पर करंट इज नीदर अ स्केलर क्वांटिटी नॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट एक टेंसर क्वांटिटी होता है, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे दो करंट की वैल्यूज़ हैं, 5 एम्पियर टुवर्ड्स राइट एंड 5 एम्पियर टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन, तो मैं इनका वेक्टर एडिशन करके ऐसे नहीं लिख सकता कि इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड √50 एम्पियर होगा, विच इज़ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ऐसा नहीं होता है करंट के केस में। CV3
अब हम देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, मतलब कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का क्या रूल होता है। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो कि पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। तो अगर मुझे ए प्लस बी निकालना है तो मैं इनको हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में रख दूंगा, मतलब कि सबसे पहले मैं फर्स्ट वेक्टर को रखूंगा, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखूंगा, और फिर फर्स्ट वेक्टर की टेल को जब मैं लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ता हूं तो वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम इन वेक्टर्स को ऐसे मूव कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर्स के केस में पैरेलल मूवमेंट ऑफ वेक्टर्स अलाउड होता है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर बी यहाँ पे इस डायरेक्शन में था, मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ और यहाँ ला सकता हूँ। ए इस डायरेक्शन में है, मैं इसी डायरेक्शन में रखे रखे इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकता हूँ। तो मैं ऐसा फिगर बना सकता हूँ। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का एक्सटेंशन है, जो कि ये कहता है कि अगर मैं वेक्टर बी को यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ तो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रख सकता हूँ। वेक्टर ए अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है तो इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रख सकता हूँ। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, अगर वो हेड टू टेल वाले कॉन्फ़िगरेशन में रखे हुए हैं। तो ये है हमारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपको ये याद रखना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स हमेशा उनको टेल टू टेल रख के नापा जाता है। तो हमने यहाँ पे वेक्टर ए को ऐसे रखा, वेक्टर बी को ऐसे रखा, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये रेड लाइन से दिख रहा है, जो कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। उसका मैग्नीट्यूड तो हमने यहाँ पे देख लिया। इसको ड्राइव करना भी बहुत आसान है। अगर आप इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर देंगे तो आप कैलकुलेशन से ड्राइव कर सकते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू ये आती है। अब अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम बताएंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। अल्फा अगर मैं वो एंगल मान लूँ जो कि रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में है, और बीटा मैं वो एंगल मान लूँ जो कि रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है। तो लॉ ऑफ साइंस ये कहता है कि r अपॉन साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन साइन बीटा इक्वल टू b अपॉन साइन अल्फा। आइए कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। A motorboat is racing towards north at 25 kilometers per hour and the water current in the region is 10 kilometers per hour in the direction of 60 degree east of south। साउथ से 60 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर जाइए, तो वो डायरेक्शन है पानी का। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। बोट पानी में चल रही है, तो आपको दो वेलोसिटीज दी गई हैं, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वाटर की खुद की वेलोसिटी। तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। वीडियो यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर एडिशन होगा। ये है वेलोसिटी ऑफ करंट 60 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से टुवर्ड्स ईस्ट जाना है, 60 डिग्री जाना है, तो ये वेलोसिटी ऑफ करंट हो गया। वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट हमको दिया हुआ है वीबी 25 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इन दोनों वेक्टर्स का जब मैं वेक्टर एडिशन करता हूं तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आता है। ये डायरेक्शन मुझे कैसे पता है, मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया और उसका डायगोनल बना दिया, तो इससे मुझे डायरेक्शन मिल गया। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे थीटा की वैल्यू भी चाहिए होगी। ये एंगल अगर मुझे 60 पता है तो मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बता सकता हूं, विच विल बी 180 माइनस 60, तो बचा 120। तो अब हम इसको फॉर्मूले में डाल देंगे, तो आर की वैल्यू आ गई वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस कॉस 120 डिग्री, जो कि होता है माइनस 0.5। तो इससे आंसर आता है 22 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसका डायरेक्शन निकालने की बात करें तो हम लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। हमको पता है कि आर अपॉन साइन थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू वी सी अपॉन साइन फाई। फाई यहाँ पे हो जाएगा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ बोट। तो इससे हम जब साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 10 इंटू रूट 3 अपॉन 2 इंटू 21.8, जिससे हम फाई निकाल सकते हैं 23.4।
तो वेलोसिटी ऑफ बोर्ड का जो डायरेक्शन था नॉर्थ, उससे 5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कि 23.4 डिग्रीज टुवर्ड्स ईस्ट जाके मुझे बोर्ड की रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल सकता है। CV4 अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं। दे आर सेड टू बी इक्वल अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर में दो ही चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और अगर दो वेक्टर्स के दोनों चीज़ सेम है मतलब वो वेक्टर्स इक्वल होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर। अगर मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे सेम डायरेक्शन का वेक्टर मिलता है, बस उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा फैक्टर से चेंज हो गया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगा, पर मैग्नीट्यूड जो कि हम लेंथ से दिखाते हैं वो डबल हो जाएगा क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली अगर मैं किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कि माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और लेंथ लैम्डा फैक्टर से चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है वी वेक्टर को, तो -2 की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गया और लेंथ डबल हो गई क्योंकि 2 है यहाँ पे, और माइनस मतलब कि वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा होना। अगर मैं किसी वेक्टर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने वी वेक्टर को यहाँ पे हाफ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे सेम डायरेक्शन का वेक्टर मिलता है, बस उसकी लेंथ उस फैक्टर से कम हो गई होती है। मतलब यहाँ पे अगर लेंथ इतनी है तो हाफ वी की लेंथ इसकी आधी हो जाएगी, पर डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन भी पॉजिटिव वैल्यू है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था कि हम ट्रायंगल रूल से एडिशन करते हैं वेक्टर्स का और रिजल्टेंट हमको उस ट्रायंगल की तीसरी साइड मिलता है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। सिमिलरली वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब कि a प्लस बी होल प्लस सी बराबर a प्लस होल b प्लस सी। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की अगर बात करें तो हम इसको ट्रीट करते हैं ऐसे, अगर a माइनस बी लिखा है तो मैं इसको a प्लस माइनस बी लिख लूँगा और फिर इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं a माइनस ए कर रहा हूँ तो मतलब मैं a प्लस माइनस ए कर रहा हूँ। a वेक्टर ये है, माइनस ए इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके मुझे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर मिल जाएगा। जो नल वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है। अगर कोई वेक्टर v दिया है जो कि एक्स वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस से उसका एंगल थीटा डिग्रीज है, तो मैं उस वेक्टर का रेजोल्यूशन निकालता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये v वेक्टर है तो इसकी शैडो मान लीजिए जो एक्स एक्सिस पे पड़ रही है, vx वेक्टर, उसकी लेंथ होती है v cos थीटा एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्स इसका अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा। अब अगर इसी वेक्टर की शैडो की लेंथ में नापूं जो कि y एक्सिस पे बन रही है, जो कि है वी वाई वेक्टर, तो वो आती है v साइन थीटा। इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली अलोंग y एक्सिस रहता है और इसकी लेंथ होती है v साइन थीटा। टू डायमेंशनल मोशन। सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर मुझको ऐसे दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस आगे बढ़ना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो मुझे मिलेगा वो है पॉइंट पी, जिसका आर वेक्टर दिया गया है। तो बेसिकली अगर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दिया गया है तो कार्टेशियन प्लेन में मैं इसको पॉइंट पी एक्स वाई बोल सकता हूँ, जिसका r वेक्टर ऐसे बनेगा और जो थीटा एंगल बनाता होगा एक्स एक्सिस से। ये तो था 2 डायमेंशनल स्पेस में। 3 डायमेंशनल स्पेस में भी ऐसा काम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई फोर्स वेक्टर दिया गया है ऐसे करके, तो मैं एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों के अलोंग इसको इमेजिन कर सकता हूँ। इसको इमेजिन करने के लिए आप अपने रूम का कॉर्नर देखिए, ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है और ये फ्लोर है। तो अगर एफ वेक्टर ऐसा दिया हुआ है तो एफ एक्स इसका कॉम्पोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, एफ वाई है कॉम्पोनेंट अलोंग वाई एक्सिस और एफ जेड है कॉम्पोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो एफ वेक्टर बराबर हो गया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, या फिर बेसिकली इन तीनों वेक्टर्स का सम।
तो ये तो बात थी पोजीशन वेक्टर की। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अगर मुझे इनिशियल पोजीशन ए दी हुई है x1 y1 कोऑर्डिनेट्स वाली और फाइनल पोजीशन बी दी हुई है x2 y2 कोऑर्डिनेट्स वाली, तो डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, आइए देखते हैं। इस डायग्राम से हम बोल सकते हैं कि ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी वेक्टर होगा। मैंने ओ ए और ए बी वेक्टर को हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में रख दिया है, तो ओ ए प्लस ए बी ट्रायंगल रूल से ओ बी वेक्टर देगा, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर, यहाँ पे जो डेल्टा आर वेक्टर मैंने निकाला था वो आ जाएगा ओ बी माइनस ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो बेसिकली गिवन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में निकालें तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर को रीअरेंज करने पे मुझे वापस मिल जाता है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट्स वाइल कमिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब x2 माइनस x1। और डेल्टा वाई क्या है? y2 माइनस y1, मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स वाइल कमिंग फ्रॉम ए टू बी। तो फाइनल पोजीशन का वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन का वेक्टर हमको देता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। CV2 वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। हम जानते हैं कि वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने भी डेल्टा आर वेक्टर के नाम से देखा था। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमने देखा कि डेल्टा आर की वैल्यू थी x2 माइनस x1 यानी कि डेल्टा x, और डेल्टा y की वैल्यू थी y2 माइनस y1 मतलब कि डेल्टा y। तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैप। डेल्टा x बाय डेल्टा टी को हम बोलते हैं vx, मतलब कि वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, और डेल्टा y बाय डेल्टा टी को हम बोलते हैं vy, मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इससे हम अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वो हो जाएगा किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की तरह वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और डायरेक्शन निकालने के लिए अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो वो होगा tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, जस्ट लाइक एनी अदर वेक्टर। इसी तरीके से एक्सेलरेशन को भी हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हो जाएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस वाला वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस वाला वेक्टर, जो कि हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी और डी वी वाई बाई डी टी। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमको पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल दिया हुआ है एक वेक्टर आर एज अ फंक्शन ऑफ टी, जो कि है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6t के कैप। सारे टर्म्स को मानना है कि आप एसआई यूनिट में ही दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स निकालने हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए हमको पोजीशन वेक्टर को बस डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट पे, जो कि हम ऐसे लिखते हैं वी टी बराबर डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी मतलब आर वेक्टर के सारे टर्म्स पे डी बाई डी टी अप्लाई होगा। आर वेक्टर को मैं पूरा यहाँ पे लिखता हूँ, उस पर अप्लाई करता हूँ, तो आई कैप के लिए बचता है 3 × 2 × टी आई कैप, जो कि है 6t आई कैप। जे कैप टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 6t के कैप का बच जाएगा 6k कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे मिल गया 6t आई कैप प्लस 6k कैप। सिमिलरली एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए मैं वेलोसिटी वेक्टर के डिफरेंशिएशन को निकालूंगा, जो कि करने पे आता है 6i कैप। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का वेक्टर, और ये हो गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का वेक्टर। आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है और एक कांस्टेंट वैल्यू है। सेकेंड पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है हमको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा एंड डायरेक्शन उसका पॉजिटिव आई एक्सिस रहेगा, क्योंकि हमने 6 आई कैप निकाला था एक्सेलरेशन का वेक्टर। CV3 मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमको मोशन इन 2D मतलब मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ना है, तो इसको हम हमेशा ट्रीट करते हैं एज टू सेपरेट साइमल्टेनियस वन डायमेंशनल मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। मतलब कि टू डायमेंशनल मोशन को हम ट्रीट करते हैं एज अ समेशन ऑफ टू सेपरेट इंडिपेंडेंट मोशंस। अगर मैं एक्स और वाई के अलोंग दोनों में एक्सेलरेशन है, तो मैं कैलकुलेशंस अपने एक्स के अलोंग अलग रखूंगा, वाई के अलोंग अलग रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे
किसी चीज़ का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है RT वेक्टर बराबर XT I कैप प्लस YT J कैप, और उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन x0 y0 दी हुई है। तो अगर मुझे उसकी फाइनल पोजीशन निकालनी है तो xt मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा x0 जो कि उसका इनिशियल पोजीशन है प्लस uxt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करी है यहाँ पे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो फाइनल x की वैल्यू हो जाएगी इनिशियल x की वैल्यू प्लस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने x के लिए यह किया और सेम चीज़ हम y के लिए भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि x और y को हमने इंडिपेंडेंटली यानी कि अलग अलग कैलकुलेट कर लिया है मोशन की सेकेंड इक्वेशन यूज़ करके। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो एक्स टी और वाई टी को मैं ऐसे प्लॉट करूंगा तो फाइनल पोजीशन मुझे मिल जाएगी आर टी वेक्टर जो कि यहाँ पे रेड से दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो है ग्रीन वाला वेक्टर CV4। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। मान लीजिए दो गाड़ियां हैं जो कि इन वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ब्लू गाड़ी है VA वेलोसिटी से मूव कर रही है और रेड गाड़ी है जो कि VB वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब मैं देख सकता हूँ वी को मैंने ऐसे अगर प्लॉट कर दिया है और मैं माइनस वी बी को प्लॉट कर लूँ अगर, तो फिर अगर वी बी का डायरेक्शन इस तरफ था तो माइनस वी बी का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से बोल सकता हूँ कि वी ए बी बराबर वी ए प्लस माइनस वी बी हो जाएगा। तो वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। मतलब कि अगर मैं एज एन ऑब्जर्वर कार बी पे बैठ जाऊं तो मुझे कार ए वी ए बी वेलोसिटी से मूव करती हुई दिखाई देगी। सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं वी बी वेक्टर को सीधा लिख दूंगा, वी ए वेक्टर को उल्टा कर दूंगा तो ये हो गया माइनस वी ए वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से वी बी ए वेक्टर हो गया वी बी प्लस माइनस वी ए वेक्टर, यानी कि वी बी ए मतलब वी बी माइनस वी ए वेक्टर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कई तरह के क्वेश्चंस पे। फॉर एग्जांपल आप आगे जाके रेन मैन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो इसमें आता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली आप रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको आप अगर रीअरेंज करें तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसे कि हमारा फर्स्ट रिलेशन में आया था। सिमिलरली विंड बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसी को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इसका उल्टा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। आइए एक सवाल करते हैं। A horizontal wind is blowing with the velocity v towards northeast. A man starts running towards north with acceleration a. Find out the time after which the man will feel the wind blowing towards the east. और यहाँ पे हमको दिया गया है कि प्लस वाई एक्सिस को नॉर्थ मान लीजिए प्लस एक्स एक्सिस को ईस्ट मान लीजिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमने एक्स वाई एक्सिस को ऐसा मान लिया, हम विंड वेक्टर को ऐसे बना सकते हैं। हमको दिया गया है कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है तो 45 डिग्री मतलब कि इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमने मान लिया। अब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा v cos 45 i कैप प्लस v sin 45 j कैप, क्योंकि इसका cos 45 इधर कंपोनेंट आएगा और sin 45 इधर कंपोनेंट आएगा। तो v विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आ गया v बाय रूट टू आई कैप प्लस v बाय रूट टू जे कैप, क्योंकि cos 45 और sin 45 दोनों के वैल्यू 1 बाय रूट टू होती है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट एनी टाइम हो जाएगा u प्लस ए टी जे कैप। हमको दिया गया कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन हमने अप्लाई करी तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास आ गया। हमको दिया गया इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया ए टी जे कैप। अब हमको सवाल में दिया गया है कि हमको निकालना है कि टाइम बताइए जब मैन को
विंड की वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट फील होगी। मतलब कि हमको वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात करनी है, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाता है। अब हमको दिया गया है कि when will the velocity of wind with respect to man be towards the east? Towards the east मतलब आई कैप डायरेक्शन है। इसका मतलब कि हमको वो टाइम निकालना है जब velocity of wind with respect to man का j कॉम्पोनेंट या फिर y एक्सिस वाला कॉम्पोनेंट जीरो हो जाए। तो अगर विंड सिर्फ ईस्ट की तरफ फील हो रही है, मतलब सिर्फ ये टर्म बच रहा है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब v अपॉन रूट टू माइनस ए टी बराबर जीरो हो जाएगा। तो इससे हमारे पास टाइम आ गया v अपॉन ए रूट टू। इस टाइम पे ये वाला कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन बस v बाय रूट टू आई कैप बचेगी। तो मतलब उस मैन को विंड सिर्फ टुवर्ड्स द ईस्ट फील होगी।